दोस्तों आजकल एक खास वर्ग है जिसको हर मस्जिद में खुदाई करने का शौक लगा हुआ है। मस्जिद को खोदो और उसके अंदर मंदिर तलाशो। इस भीड़ ने, इस जमात ने देश को पता नहीं क्या बनाने की ठानी है। क्या चाहते हैं कि देश आने वाले वक्त में क्या बन जाए। दोस्तों हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाशने वाले लोग मेरे इस वीडियो को गौर से देखें और सोचें कि कहीं आप लोगों को खुदाई अभियान में लगाने का ये सोची समझी रणनीति के तहत प्लान तो नहीं, एक ऐसा प्लान ताकि आपकी नजर में ऐसी खबरें ना आए, वो खबर जो इस सरकार के लिए माथे में बल लाने वाली है, वो खबर जो इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दोस्तों पिछले एक साल से, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के बाद से एक बात जो मोदी जी बार बार दोहराते हैं वो ये कि उनके नेतृत्व में देश जो है वो 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई और बहुत जल्द 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने वाला है। दोस्तों अंधभक्त तो कहते हैं कि मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया देश को, लेकिन ये कैसा विश्वगुरु है दोस्तों, जहां खुद भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 21 महीने में भारत की जीडीपी सबसे कम है। दोस्तों मतलब 21 महीने में सबसे खराब परफॉर्म किया है भारत की जीडीपी ने। दोस्तों साल 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 हो गई है। 5.4 मतलब आप सोचिए एक साल पहले जो इकोनॉमी 8.1 से बढ़ रही थी वो इस समय 5.4 पर है। मतलब 21 महीने में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं दोस्तों, पिछले 7 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सबसे धीमी ग्रोथ देखी गई वो इसी बार देखी गई है। दोस्तों ये जो जीडीपी गिरी है हमारी, इसमें सबसे बड़ा योगदान ही एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इतना खराब परफॉर्म किया है जिसकी वजह से जीडीपी गिर के यहाँ तक पहुंच गई है। दोस्तों इकोनॉमी के जानकार तो ये भी बताते हैं, जब 8.1 थी तब भी वो ये बात बोलते हैं, और जब 5.4 आ गई है अब जीडीपी तो भी ये इकोनॉमी के जानकार बोलते हैं कि ये आंकड़े भी झूठे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा भी बढ़ा चढ़ाकर ये सरकार प्रेजेंट करती है। आंकड़े तो वैसे भी जारी करने में ये सरकार बहुत कच्ची है, लेकिन अब जो सरकार द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है वो ये बताता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत खराब परफॉर्म कर रही है दोस्तों। और जो सेक्टर्स हैं, जरा आप देखिए, किसी भी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखिए माइनिंग ग्रोथ कम हो गई है 0.1%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो बहुत ही कम हो गई है। जो 14.3% से ग्रो कर रहा था जो सेक्टर, वो 2.2% पर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का कम होना मतलब कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्रियां खराब हो गई, अचानक से फैक्ट्रियों में सामान बनना बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज प्रोड्यूस कब होती है दोस्तों, मैन्युफैक्चर कब होती है, जब उसकी डिमांड होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई एक गाड़ी है जिसकी खूब डिमांड हो रही है तो कंपनी उसको खूब प्रोड्यूस करती है कि मार्केट में उसकी डिमांड है। ठीक वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कब गिरती है, जब मार्केट में डिमांड नहीं होती है। दोस्तों पिछले 8-9 महीने में अगर आप गौर से देखें तो बाजार में इस वक्त भयानक मंदी है। दिवाली में भी आपने मंदी महसूस की होगी। वो जो रौनक दिवाली में होती है उस तरह की रौनक दिवाली में नहीं दिखी। हर व्यापारी यही शिकायत कर रहा था कि इस बार की दिवाली फीकी है, उस तरह की डिमांड नहीं है मार्केट में डिमांड ही नहीं है दोस्तों। तो मैन्युफैक्चर क्यों करेगा। अब मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। और लोगों के पास रोजगार नहीं है और ऊपर से महंगाई है, तो सेविंग और जो उनकी आमदनी है वो और घट रही है। ये एक ऐसा चक्र है दोस्तों जो एक से दूसरे पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की शिकायतों पर, इस तरह की दिक्कतों पर इस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, इस सरकार ने एड्रेस ही नहीं किया। और देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी देखिए कितनी कम हुई है। 10.5% जहां से ग्रो रही थी इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ, वो अब 3.3% हो गई है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ तो और गिरी है, 13.6 से 7.7%। कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, ये वो सेक्टर्स है दोस्तों जहां बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, लोग ज्यादा घर खरीदेंगे, खूब सारे पुल बनेंगे, खूब सारा निर्माण होगा, तो मजदूर भी उसमें आते हैं और बहुत सारा लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं रियल स्टेट सेक्टर, रेलवे और एग्रीकल्चर, भारत में ये 3 सेक्टर हैं जहां बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होता है। लेकिन एग्रीकल्चर को अगर आप छोड़ दें, देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा कर रही है, 1.7% से 3.5 ग्रोथ, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर हुई है। एग्रीकल्चर अगर आप छोड़ दें तो हर सेक्टर पे गिरावट देखने को मिल रही है, सर्विस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ पे हम खुश तो नहीं हो सकते, क्योंकि भारत सरकार खुद ही चाहती है ना कि एग्रीकल्चर से बोझ कम हो। एग्रीकल्चर में बोझ बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, उतनी आय कम है लोगों की, तो भारत सरकार खुद चाहती है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए, दूसरे सेक्टर्स में आए, लेकिन दूसरे सेक्टर तो ठप पड़े हैं। ये बताता है दोस्तों कि भारत का जो पूरा का पूरा जीडीपी का साइकिल है वो साइकिल रुकी पड़ी है।
लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इसीलिए वो खर्च नहीं करना चाहते। जब वो खर्च नहीं करते तो मार्केट में डिमांड नहीं है, और जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये वो सवाल हैं दोस्तों जो एड्रेस करने चाहिए। ये वो सवाल हैं जिन पर चुनाव होने चाहिए। ये वो सवाल है जिन पर सरकार से जवाब पूछे जाने चाहिए। लेकिन इन सवालों की चर्चा नहीं होती। किन सवालों पर चर्चा होती है? फलाने मस्जिद से मंदिर निकला कि नहीं निकला, ढिमकाने मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकला कि नहीं निकला। दोस्तों यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ा रोजगार मिलता है लोगों को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब चाय की टपली में जो लोग काम कर रहे हैं। अब कोई अगर चाय की टपली चला रहा है, उसमें उसने 2 लोगों को काम पे रखा हुआ है, एक को सफाई के लिए रखा हुआ है, एक को सब्जी वगैरह काटने के लिए या सामान लाने के लिए रखा हुआ है, तो वो उनको सैलरी दे रहा है ना, जितनी भी दे रहा है। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं। इनकी तो गिनती नहीं है। ये जो गिनती हुई है, जीडीपी की जो गिनती हुई है, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की गिनती है। तो ये हाल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने बड़े स्तर पर लोगों का रोजगार गया है, कितने बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने बड़े स्तर पर लोगों के हाथ खाली हुए हैं, इसके बारे में तो खैर चर्चा ही करनी मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा ना दोस्तों कि लाडली बहन योजना या लाडला भाई योजना जैसी योजना लोगों को क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि कम से कम लोगों के हाथ में कुछ तो पैसा आ रहा है। 1000-1500 दोस्तों आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होते। 1500 महीना देकर कोई पार्टी एक राज्य में सरकार बना ले रही है अपनी। सोचिए आप 1500 रुपये महीना अगर आप कैलकुलेट करें तो एक दिन का 50 रुपये के आसपास पड़ता है। 50 रुपये क्या होते हैं? क्या आता है 50 रुपये में? आप सोचिए, एक परिवार पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता 50 रुपये में, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर लोग वोट दे रहे हैं। तो कितनी बेकारी है। क्योंकि वो जो परिवार जिसको लाडली बहन योजना के तहत थोड़ा पैसा मिल रहा है, उसको फ्री राशन से भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो उसको लगता है कि चलो इतना कुछ मिल रहा है तो उधर ही वोट दे दे। लेकिन आप सोचिए कितना डरावना है दोस्तों कि 125 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को एक सरकार मुफ्त राशन दे रही है। लगभग हर राज्य में चुनाव में लाडली बहन योजना के जरिए और इसके अलावा भी कई योजनाओं के जरिए पैसे दे रही है। उसके बावजूद भी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप पड़ा हुआ है। यहां इस बात को भी मैं रेखांकित कर दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम बने भी नहीं थे तीसरी बार, तो कई चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए थे ना, 100 दिन का एजेंडा मैंने सेट कर दिया है, 100 दिन का एजेंडा सेट कर दिया है। ये कौन सा 100 दिन का एजेंडा हो रहा है दोस्तों, जिस पर या तो काम नहीं हो रहा है या वो एजेंडा थोड़ा इधर उधर हो गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राथमिकता नहीं है? वैसे भी मोदी जी जब से तीसरी बार पीएम बने हैं वो विदेश काफी जा चुके हैं। विदेश नीति संभालने के लिए तो विदेश मंत्री हैं ही, क्या भारत की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों, इसको लेकर एक वक्त में बड़ी बहस हुआ करती थी, महंगाई पर बड़ी बहस हुआ करती थी। आज तो कोई महंगाई बेरोजगारी पर बात करने को राजी नहीं है दोस्तों। साल 2002 से 2003 से लेकर 2010 से 2011 का जो वक्त होता है इकोनॉमी का, भारत की इकोनॉमी का, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस दौर में भारत के पीएम बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त में जो रियल एस्टेट में बूम आया था, एनसीआर में एक पूरा का पूरा सेक्टर खड़ा हो गया, लोगों ने खूब पैसा कमाया रियल एस्टेट के जरिए, खूब घर खरीदे। वो बूम आज तक दोबारा से नहीं आ पाया है। ये सरकार, मोदी सरकार दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मामले में इतनी कमजोर है, मतलब इतनी भीषण एक तो गलतियां की इन्होंने नोटबंदी जैसी, और ऊपर से अब तक इस तरह के मामलों में इस तरह के सवालों को एड्रेस ही नहीं करती है ये सरकार। अगर वित्त मंत्री से इसको लेकर सवाल पूछ लिया जाए तो पता नहीं वित्त मंत्री क्या जवाब दे दें। प्याज को लेकर पूछो तो वो कहती है मैं तो प्याज ही नहीं खाती हूँ। दोस्तों यही वजह है कि किसी भर्ती के लिए, किसी सरकारी भर्ती की कुछ हजार भर्तियां निकलती हैं और लाखों बेरोजगार वहां चले जाते हैं। जो क्राइटेरिया होता है उससे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, क्योंकि रोजगार इस देश में एक भीषण संकट के तौर पर पैदा हो रहा है। आज भी बेरोजगारी के मामले में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। दोस्तों हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी बहुत मजा आ रहा हो, जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, घर में राशन नहीं है और आने वाले वक्त में कोई आसार भी नहीं है कि नौकरी मिल जाए या जो नौकरी वो कर रहे हैं उसमें पैसा बढ़ जाए। लेकिन अगर सरकार ने इस मामले में एड्रेस नहीं किया दोस्तों जनता के इस मुद्दे को, तो वो एक बहुत भीषण परिस्थिति में देश चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक शक पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक इन चीजों पर बात ही ना करे, इसीलिए ये फालतू के हिंदू मुसलमान मुद्दे हमारे सामने खड़े किए जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।